हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 4 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द वैक्सीनेशन। सो व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है और एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, उन पर फिंगर पॉइंट की जा रही है कि आप हमें ये बताइए कि ओम्रिकॉन वेरिएंट आ रहा है। दूसरा कि भाई बूस्टर डोज देना है कि नहीं देना। इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोल दिया है, गवर्नमेंट ने फाइनली क्लैरिफिकेशन दे दी है कि देखिए, हमें कम से कम एक्सपर्ट व्यू तो मिलने दीजिए कि लोगों को बूस्टर डोज देने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि अभी विंटर सेशन स्टार्ट हो गया और विंटर सेशन में लोकसभा में और राज्यसभा में, मतलब पार्लियामेंट में, अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को बार बार पूछ रही है, बार बार उनसे क्वेश्चन कर रही है कि भैया आप हमें बूस्टर डोज के बारे में बताइए, ओमनिकॉन वेरिएंट के बारे में बताइए, आप बच्चों के लिए कब वैक्सीनेशन देंगे उसके बारे में बताइए। इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वी हैव टू वेट फॉर द एक्सपर्ट व्यू। जब तक, क्योंकि हम साइंटिस्ट तो नहीं है ना, हम बायोलॉजिस्ट तो नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। सो हमें किसी एक एक्सपर्ट की व्यू की जरूरत है, तब जाके हम उस पर क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे कि बूस्टर डोज देना है या नहीं देना है। ओके, मूविंग फॉर और बच्चों को वैक्सीन लगवानी है, बच्चों को वैक्सीन देनी है कि नहीं देनी, उस पर पता लगाया जाएगा। मूविंग फॉर सो वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। सो व्हाट हैपन, सो गवर्नमेंट को अराउंड 62,000 रुपीस चाहिए एयर इंडिया का डेट चुकाने के लिए। ओके, ये चीज बताई गई है ना। अब ये 62,000 करोड़ रुपीस आएगा कहां से? तो भाई हम लोग टैक्स दे रहे हैं, वी आर द टैक्स पेयर्स। तो हम लोग टैक्स पेयर्स जो है वो हम लोग पैसा देंगे, तब जाके जो 62,000 रुपीस का जो 62,000 करोड़ रुपीस का जो लोन है, डेट है एयर इंडिया के ऊपर, वो चुकाया जाएगा। ओके, एंड गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, क्योंकि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया, टाटा ने उसको खरीद लिया, और जिसमें से 62,000 में से अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस टाटा सब्सिडरीज चुकाएगी। बाकी जो रिमेनिंग बचा, ओ सॉरी, 15,000 करोड़ रुपीस जो है वो टाटा सब्सिडीज अपने 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 होल्ड कर लेगा कि भैया हम चुका देंगे। और जो रिमेनिंग 46 कुछ बचता है, जितना भी 46,000 करोड़ रुपीस बचता है डेट का, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया है कि जितने भी एयर इंडिया की एसेट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, जितनी भी ऐसी होल्डिंग, जितनी भी एयर इंडिया के एसेट्स हैं, उन जितनी भी होल्डिंग्स हैं, जितने भी उनके ऊपर डेट्स हैं, वो सारे क्लियर किए जाएंगे। मूविंग फर्दर, सो कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टू द गवर्नमेंट, टू द बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया पोल्यूशन को लेकर 24 आवर्स के अंदर दिल्ली में आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ कर नहीं सकती है ना, उसमें क्या ही कर सकती है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को बोल दिया है कि आपने जो पैनल बिठाई थी कि एंटी पोल्यूशन स्टेप्स के लिए, पैनल यू बोथ हैव सेट अप द पैनल अबाउट द एंटी पोल्यूशन स्टेप्स, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट करिए। ये चीज उन्होंने बोल दिया है, और बोला है कि अगर उन स्टेप्स को कोई नहीं मानता तो एक फोर्स भेजी जाएगी, एक स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी, फ्लाइंग स्क्वाड, और वो फ्लाइंग स्क्वाड जो भी पोल्यूटर्स हैं उनको पिनलाइज करेगी और उनको प्रिवेंट करेगी पोल्यूशन फैलाने से। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो विल मूव टू दी स्टेट पेज। तो स्टेट पेज में एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट्स फ्रॉम मेघालय। सो व्हाट हैपन, मेघालय हाईकोर्ट ने बोला कि भैया एक एक्ट आया था, वो था मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016, और इस एक्ट के अंदर आप जो है, आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, है ना। ये चीज बोली गई थी कि भाई जो आपका मूवमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, और आप कुछ जगहों पर मूव ऑन नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते स्टेट के अंदर ही। तो जिस पे मेघालय हाईकोर्ट ने बोला कि देखो, आप सिटीजन्स के मूवमेंट पे आप रेगुलेशन लगा रहे हो, है ना। रेगुलेशन कैसा कि भैया अगर आपको उस जगह जाना है तो आपकी चेकिंग होगी। तो ये चीज गलत है, और दिस विल इन्फ्रिंज दी
फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो है वो बेसिकली एक्सेप्शन है राइट टू फ्रीडम का, है ना। जो राइट टू फ्रीडम्स है, राइट टू फ्रीडम्स में एक राइट है कि दैट यू कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनीवेयर। ओके, सो लेकिन उसके 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 कुछ ना कुछ बेसिकली एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शन जो है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में दे रखे हैं। इसको लेकर गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए वो एक्ट जो है वो एक्सेप्शन में नहीं आता, है ना। तो आर्टिकल 19(5) जो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है वो गलत है, अब वो चीज नहीं लगा सकते। और देखा जाए तो मेघालय हाईकोर्ट ने जो चेकिंग पर मेघालय हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप सिटीजन्स की चेकिंग की एंट्री की चेकिंग पर आप चेकिंग सॉरी सॉरी जस्ट मेक इट सिंपल। मेघालय हाईकोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है कि जो सिटीजन्स मेघालय स्टेट में आते हैं अगर आप उनकी चेकिंग करते हो तो हम इस स्टेप के अगेंस्ट में हैं, सिंपल सी बात। मूविंग फर्दर, सो दिस इज अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो हमें एडवर्टीजमेंट रिलेटेड नहीं पढ़ना है। सो विल मूव टू दी स्टेट पेज अगेन। सो व्हाट हैपेंड, सो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टेलिन का कहना है कि डैम सेफ्टी बिल्स हम पास होने नहीं देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी मेजॉरिटी का मिसयूज कर रही है। ये चीज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बोला। और डैम सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में क्यों है? डैम सेफ्टी बिल में एक क्लॉज दिया हुआ है, उससे बोला गया कि एक नेशनल बॉडी बनाई जाएगी और अगर उस नेशनल बॉडी को डैम के सेफ्टी से रिलेटेड कुछ खराबी लिखती है या उनको कुछ उनको कुछ स्टेप्स देने हैं, कुछ रिकमेंडेशन देनी है, तो वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो डैम स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करके बैठा हो या ना बैठा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूविंग फर्दर, सो वी मूव डायरेक्टली टू द स्टेट पेज, है ना। इस स्टेट पेज में ऐसा कुछ है नहीं, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज के एडिटोरियल में हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द पीके एंड पेटलेंस। तो रिसेंटली अभी एक एक्टिविस्ट थी सुधा भारद्वाज, उनको एक्टिविस्ट थी, लॉयर एक्टिविस्ट, उनको स्टैट्यूटरी बेल मिल गई, है ना, उनको बेल मिल गई भीमे कोरेगांव वाले केस में, तो उससे रिलेटेड है, उसको अपन पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज कॉरिडोर ऑफ डेथ। तो ये एलिफेंट से रिलेटेड है, हमने कल पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि नेचुरल के अलावा, है ना, जो नॉन नेचुरल डेथ्स हुई हैं एलिफेंट की वो थाउजेंड्स के ऊपर हुई हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस दी पीके एंड दी प्लिटेंस, इसके बारे में है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें समझ लो पहले कि देखो, देखा जाए तो बेल जो है, बेल डिफाइंड है सीआरपीसी के अंडर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो इट्स आर्टिकल 436 एंड 439 टॉक्स अबाउट एंटीसिपेटरी बेल। ओके, सो ये बेल रहती है, या 436 या 438 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 436 हो गया, 438 है, 438 है शायद, जो बेल के बारे में बताता है कि बेल, एंड देयर इज अनदर बेल दैट इज एंटीसिपेटरी बेल, एंड द सेक्शन ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल इज 439। तो पहले बेल का मतलब समझ लो, बेल का मतलब होता क्या है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बेल, पैरोल और एंटीसिपेटरी बेल में। तो बेल का मतलब है कि आप अरेस्ट हो गए, आपके ऊपर किसी ने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई, जैसे कि आपके ऊपर थेफ्ट की एफआईआर रजिस्टर हो गई, तो भाई पुलिस जाएगी आपको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, अब पुलिस जाएगी आपको अरेस्ट कर लेगी, तो भाई ट्रायल तो अभी चलेगा, अभी तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, अभी प्रूफ थोड़ी ना हो गया कि भैया आपने थेफ्ट किया कि नहीं किया, वो तो कोर्ट में प्रूफ होगा, तो कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो अरेस्ट होने के बाद आप बोलते हो कोर्ट को कि देखो ये मैंने काम नहीं किया, है ना, ये थेफ्ट मैंने नहीं किया, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया, तो आप मुझे बेल दे दो, मतलब रिलीज कर दो। कब तक? जब तक आप जजमेंट नहीं सुना देते। जजमेंट सुना दोगे तो जो भी जजमेंट में बताओगे वो चीज हम फॉलो करेंगे। अगर आपने हमें कन्विक्ट कर दिया तो हम जेल में चले जाएंगे, अगर आपने एक्विट कर दिया तो हम बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये होता है बेल। फिर होती है एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल में होता क्या है एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि देखो, अगर बेल वाले केस में क्या था कि आपको जेल जाना पड़ा था, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था, बस इसमें आप ट्रायल तक
आपको बेल मिलती है, आप जेल नहीं जाओगे और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। मतलब आपके ऊपर किसी ने एफआईआर रजिस्टर कराई, आपको पता लग गया कि भाई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, आप कोर्ट गए, कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी, आपने पुलिस आपको पकड़नी है, आपने पुलिस को दिखा दिया देखो मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करके नहीं ले जाएगी और ट्रायल जब तक चलेगा, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक पुलिस आपको कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। और एक होता है पैरोल। पैरोल मतलब आप कन्विक्ट हो गए, मतलब ये प्रूफ हो गया कि आप, जैसे संजय दत्त वाला समझते हैं, तो संजय दत्त का केस चला था, बहुत लंबे समय तक चला था संजय दत्त का केस। संजय दत्त को फाइनली फिर जेल हुई थी, बोल दिया कि भाई संजय दत्त इस लॉ के अंडर उनको पनिशमेंट दी जा रही है, आर्म्स एक्ट के अंदर उनको पनिशमेंट मिली थी। ठीक है, आर्म्स एक्ट के अंदर उनको पनिशमेंट मिली कि उन्होंने इलीगल तरीके से आर्म्स रखे, वो जेल चले गए, प्रूफ हो गया कि उन्होंने गलत काम किया है, कोर्ट ने पनिशमेंट दी। अब पनिशमेंट होने के बाद जब वो जेल में है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा हुआ था उनके ऊपर, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन कर रखी हुई थी। तो देखो अब यहां पर प्रोड्यूसर्स का पैसा डूब डूब जाता अगर कोर्ट उनको रिलीज नहीं करती कुछ समय के लिए। तो कोर्ट क्या देती है कि भैया आप पैरोल ले लो, मतलब आप कन्विक्टेड तो हो लेकिन आपको कुछ समय के लिए हम रिलीज कर देते हैं ड्यू टू सम अर्जेंसी, है ना। और जैसे ही आपका वो टाइम पीरियड खत्म होगा वापस से जेल के अंदर आ जाना, अपनी पनिशमेंट पूरी पूरी करना। ये होता है पैरोल। सो बिफोर कन्विक्शन आप बेल मांगते हो, आफ्टर कन्विक्शन आप पैरोल मांगते हो। ठीक है, चलो अब अपन ये वाला एडिटोरियल समझते हैं, दैट इज अबाउट दी पीके एंड दी प्लूटन्स, जिसमें अभी सुधा भारद्वाज को, जो कि लॉयर एंड एक्टिविस्ट है, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी भीमे कोरेगांव वाले केस में। तो भीमे कोरेगांव, पहले अपन बैकग्राउंड समझो, सुधा भारद्वाज को बेल मिली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? बेल, पैरोल और एंटीसिपेटरी बेल। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि क्यों अरेस्ट किया गया था, और वो है भीमा कोरेगांव इंसिडेंट। देखो, तो भीमा कोरेगांव जो है वो एक गांव है, वो सही में एक विलेज है इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे, इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो वहां पर एक पिलर बना हुआ है जिसको बोलते हैं विक्ट्री पिलर। ठीक है, अब ये विक्ट्री पिलर क्यों बना हुआ है? विक्ट्री पिलर इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1818 को पेशवा फोर्सेस और ब्रिटिशर्स के बीच में फाइट हुई थी। सो इट्स अ बैटल बिटवीन दी ब्रिटिशर्स एंड पेशवास। ठीक है, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था उसकी एक बैटल थी, वॉर का एक छोटा सा बैटल हुआ था, कहां पर? भीमे कोरेगांव में, बिटवीन दी पेशवा फोर्सेस एंड ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिश आर्मी में जो लोग थे, दे मेनली कंसिस्ट ऑफ दलित सोल्जर्स, और पेशवा जो थे वो अपर कास्ट डोमिनेटेड थे, मतलब ब्राह्मण्स थे। अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो वहां पर जो पेशवा होते हैं तो पेशवा ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तभी तो उसी बात पर तो हो गया था कि मस्तानी को एक्सेप्ट नहीं किया था, मुस्लिम थी, वो तो मुस्लिम थी इस वजह से, लेकिन तब भी वो ब्राह्मण्स होते हैं। तो पेशवा आर दी ब्राह्मण्स, एंड जो ब्रिटिशर्स की तरफ से ब्रिटिश आर्मी में जो लोग थे वो थे कौन? दलित लोग थे, दलित सोल्जर्स थे। और सेपरेशन हमेशा से चला आ रहा था, लोअर कास्ट का सेपरेशन तो बहुत सालों, वो तो बहुत हमारे परदादों के समय से चला आ रहा है। तो ब्रिटिश ट्रूप ने इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन हारा? मराठा हारे, मतलब पेशवा फोर्सेस हारी। और ये वाली बैटल भी जो भीमे कोरेगांव में हुई थी वो भी पेशवा हार गए, और ब्रिटिश ट्रूप थे वो जीत गए। अब पेशवा देखा जाए तो पेशवा आज अपर कास्ट किससे हार गई? लोअर कास्ट से हार गई। तो एक ह्यूमिलेशन था। और देखा जाए तो महार कम्युनिटी, मतलब जो लोअर कास्ट थी, उनके लिए बहुत प्राइड की बात हो गई कि देखो हमने अपर कास्ट को हटाया। और देखा जाए तो उन्होंने ये चीज, पेशवा आर्मी ने ये कंसिडर कर लिया कि ये तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के अगेंस्ट में जीत हो गई, है ना, ये कंसिडर हो गया। और ये वन ऑफ द लास्ट बैटल थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। फिर उसके बाद भीमराव अंबेडकर उस साइड पे गए। अब भीमराव अंबेडकर जब 1927 में, उस समय ये पॉलिटिक्स करते थे उस समय, और बेसिकली उन्होंने लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट को लेकर बहुत सारे काम किए, संविधान को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। तो दलित कम्युनिटी के फाइट करने के लिए उनका उनके ऊपर जो ऑपरेशन होता है, उनके ऊपर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट में वो इस साइड पे गए और उन्होंने इस पॉइंट को बताया, कि इस वॉर को बताया, बैटल को बताया कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर दी लोअर कास्ट, क्योंकि यहां पर हमने अपर कास्ट को हराया था। ठीक है, तो अब फिर हुआ क्या? तो देखा जाए तो 2018 में 200 इयर्स कंप्लीट हो गए थे भीमे कोरेगांव इंसिडेंट को। तो वहां पर क्लैश हो गया अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट आए, ठीक है, बहुत सारे एक्टिविस्ट आए, बहुत सारे लोग आए।
और वहां से ऐसी न्यूज भी निकली कि भाई प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन की बात भी चल रही है। लोग बोलने लगे कि भाई ये लोग नक्सलाइट्स हैं। तो जिसमें भीमे कोरेगांव वाला के एक तरीके से एक केस बना और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिसमें बसवराव राव भी हैं और आपके स्टेलिन स्वामी थे, स्टेलिन स्वामी जिनकी डेथ ही हो गई, जिनको बेल ग्रांट नहीं हो पाई, सुधा भारद्वाज। तो इन सब लोगों को अरेस्ट किया, तो फाइनली सुधा भारद्वाज जो है उनको फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज समझ लो। तो पहला फर्स्ट एंग, अब देखो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट था ये। ठीक है, तो अभी तक मतलब कितनी मराठा एंग्लो मराठा वॉर हुई है? तीन। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेके 1782 तक। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 तक। ठीक है, और इनके ऊपर चार्जेस क्या लग गए थे? यूएपीए के। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इनको बेल क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हमेशा बोला है कि बेल इज अ राइट, बेल तो मिलनी चाहिए। बट हुआ ये क्योंकि इनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगा दिए गए थे। और यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि पास हुआ था इन द ईयर 1967, जिसका काम था, जिसका एम था टू इफेक्टिवली प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इंडिया। इंडिया में जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है उनके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट आया था। ठीक है, और अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी काम किसी इंडिविजुअल ने किया हो या किसी एसोसिएशन ने किया हो जिससे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिया की सोवरेनिटी जो है वो डिसरप्ट होती है। ओके, और देखा जाए तो इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट है। चलो, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट इज अबाउट द कॉरिडोर ऑफ डेथ। अब ये है क्या, समझते हैं। देखा जाए तो कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मतलब एक आरटीआई, एक पर्सन ने आरटीआई डाली और आरटीआई के रिप्लाई आया, जिससे पता लगा कि in a decade, in from 2011 to 2020, around 1160 एलिफेंट्स की डेथ हुई है अननेचुरली, नॉट नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ हुई है, जिसमें से 741 एलिफेंट्स की डेथ इलेक्ट्रिक्यूशन से हुई है, मतलब बिजली की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक्यूशन 741 है, ट्रेन से हिट्स कितने हो गए? 186 केसेस है, पोचिंग से 169, पॉइजनिंग से 64। सो देखा जाए तो अब ये एलिफेंट जो है विक्टिम है बिकॉज ऑफ दी ट्रेन कोलिजन की वजह से, विक्टिम्स ऑफ ट्रेन कोलिजन और इलेक्ट्रिक फेंसिंग। अब ये क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मैन जो है वो एनिमल के एरिया में इंटरफेयर कर रहा है, फॉरेस्ट में इंटरफेयर कर रहा है। तो देयर इज अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से विक्टिम कौन बन रहा है? एलिफेंट विक्टिम बन रहा है ना। और ये जो रिपोर्ट निकल के आई, ये जो रिपोर्ट आरटीआई रिप्लाई आया, ये आरटीआई रिप्लाई किसने दिया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जिसमें बताया कि सबसे ज्यादा एलिफेंट्स की जो डेथ हुई है वो इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है, जिसमें से कर्नाटका और उड़ीसा में 133 एलिफेंट्स, दोनों स्टेट से ईच 133, कर्नाटका से 133 उड़ीसा से इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हुई है। असम से 129 हुई है ना। और वहीं हम ट्रेन की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा डेथ हुई है एलिफेंट्स की बिकॉज ऑफ द ट्रेन हिट्स 67, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल 57। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि 169 जो एलिफेंट्स की डेथ हुई है इन दिस डेकेड, वो पोचर्स ने करी है, पोचिंग से डेथ हुई है। और उड़ीसा में सबसे ज्यादा पोचिंग हुई है, हाईएस्ट नंबर केसेस हैं 49, फॉलोड बाय केरला 23। ये चीज बताई गई। लेकिन हम थोड़ा एलिफेंट्स की बात करें तो 2017 में मिनिस्ट्री ने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट, उसने बताया कि इंडिया में टोटल 29,964 वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जिसमें से 14,600 कुछ एलिफेंट्स बिलोंग टू दी सदर्न रीजन ऑफ दी स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। यहां से सबसे ज्यादा एलिफेंट्स आते हैं। ओके, एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे तमिलनाडु के, उनका यह कहना था कि देखो सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि दे आर दी कीस्टोन स्पीसीज, उनकी हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि ये चीज गवर्नमेंट को पहले से नहीं पता था, गवर्नमेंट को पता था। तो गवर्नमेंट ने 1992 में एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, दैट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और उस प्रोजेक्ट का जो काम था वो ये था कि वो फाइनेंशियली और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे टू दी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जिसके चलते हम लोग वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। और ये प्रोजेक्ट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
मतलब 90% ऑफ दी जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर। बट ये प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी की सिचुएशन में देखा जाए तो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखा जाए तो 1100 से भी ज्यादा एलिफेंट बिकॉज ऑफ दी नॉन नेचुरल डेथ हुई है, जिसमें से 700 इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है, पोचिंग से 169, रेलवे हिट से 147। ये चीज बताया गया। फिर लास्ट में ऑथर ने ये लिखा कि देखो कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, और मेजर्स लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कि जो ट्रेन एक्सीडेंट से एलिफेंट्स की डेथ होती है हम उनको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, ये चीज ऑथर ने डिस्कस किया कि भाई इन सारी चीजों से तो हम ट्रेन हिट्स के केसेस को हम रोक सकते हैं। मूविंग फर्दर, move to the national news. So what happened? So कल लोकसभा में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि देखो गवर्नमेंट को कितने सप्लीमेंट्री पैसे की जरूरत है, कितनी सप्लीमेंट्री डिमांड है। तो गवर्नमेंट ने बताया कि देखो देखा जाए तो इन द फिस्कल ईयर ऑफ 2021-2022 अराउंड 3.73 लाख करोड़ रुपीस का जरूरत है इस बार गवर्नमेंट को, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपीस तो मनरेगा को मिलेगा, मनरेगा को देने की जरूरत है। ये चीज डिस्कस हुआ। अब जैसे कि और सप्लीमेंट्री डिमांड क्या 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 है, जैसे कि फर्टिलाइजर की सब्सिडीज देनी है, गैस की सब्सिडीज देनी है, इन सारी चीजों को देखकर फूड देना है, राशन फ्री राशन देना है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड? सो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, जिसके चलते ईडी और सीबीआई के जो चीफ है उनका जो वो था, उनका जो टेन्योर था वो 2 इयर्स से 5 इयर्स कर दिया जाएगा। अब ये तो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था, है ना, पहले तो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था। अब ऑर्डिनेंस को अगर परमानेंट लॉ बनाना है तो दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। तो उसी चीज को लेकर जो आपका सेंट्रल सीवीसी अमेंडमेंट बिल 2021 और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 दोनों को लोकसभा के सामने प्रेजेंट किया गया। मूविंग फर्दर, सो एक बिल है, अब वो बिल ये बोलता है कि सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सीएसआर होता है मतलब फंड देते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट देते हैं, परसेंटेज देते हैं, उसका 25% ऑफ द अमाउंट, एक प्राइवेट मेंबर का बिल था कि उसका अगर 25% ऑफ द सीएसआर अमाउंट अगर हम इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर कराने में लगाएं तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और लगना चाहिए, ये बिल था। लेकिन राज्यसभा में इस चीज को लेकर स्प्लिटेशन हो गई, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो फाइनली ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि इंडिया जो एड प्रोवाइड करना चाहती है, फूड एड प्रोवाइड करना चाहती है अफगानिस्तान को फ्रॉम द पाकिस्तान रूट, ये अब उसको क्लियर लाइन मिल चुकी है। हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े रहेंगे, उसके चलते अफगानिस्तान के ट्रक्स आएंगे, वो इंडिया की एड लेके जाएंगे वाया पाकिस्तान। और इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से डिस्कस भी करेगी कि कैसे स्टाफ मिशन को खोला जाए फिर से काबुल के अंदर। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, तो कल हमने न्यूज पढ़ी थी कि उड़ीसा को अलर्ट कर दिया है, उड़ीसा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, एंड द नेम ऑफ द साइक्लोन इज साइक्लोन जवाद। ठीक है, साइक्लोन जवादी। और एक चीज हमने पहले ही बताया था और अभी फिर से बोल रहा हूं कि साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं और साइक्लोन डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट ओशन में कैसे किस अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, वो जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे कि अभी इंडिया में हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, अगर आप वही बात अगर आप यूएस में जाओगे तो उसको हुरिकेन बोलेंगे, सॉरी चाइना जाओगे तो हुरिकेन बोलेंगे। ठीक है, अगर आप यूएस जाओगे तो टॉर्नेडो बोलेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है फाइनली कि देखो कोई अगर सेक्स वर्कर है या एड्स का पेशेंट है तो अगर उसको फ्री राशन चाहिए तो उसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको फ्री में राशन कार्ड दिया जाएगा विदाउट शोइंग द आइडेंटिटी कार्ड, अगर वो एड्स पेशेंट की लिस्ट में आता है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है तो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है उनको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी लाइफ वैसी इंडेंजर्ड में है और आप फूड नहीं देके उनका आर्टिकल 21 ब्रीच कर रहे हो। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द वर्ल्ड न्यूज,
सो WHO का भी यही कहना है कि देखो वैक्सीनेशन इज द ओनली की जिससे हम ओमरिकॉन वेरिएंट को फाइट कर सकते हैं, उसके साथ बैटल कर सकते हैं। ये चीज खुद WHO ने बोल दिया है। ओके, मूविंग फर्दर। सो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फ्रांस की कंपनी राफेल, उससे 14 बिलियन यूरोज में 80 राफेल जेट्स खरीद लिए हैं। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बाय है। किसी भी कंट्री ने इतने राफेल जेट्स इकट्ठे नहीं खरीदे और यूएई ने खरीद लिए, पैसा है उनके पास। ओके, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट हाँ एक चीज और समझना, गूगल करके पढ़ना, व्हाट इज एफटीए। एफटीए का मतलब है यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो रीड इट एंड राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट एफटीए इज, व्हाट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज। ओके, चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।